हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज का ये जो भी मैं एनालिसिस आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो अभी कोई धंधा नहीं करती, लेकिन हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि सर इस कंपनी के बारे में आप एक एनालिसिस कर दीजिए, और हमने काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर इसके शेयर्स लिए हुए हैं। आपकी जो राय है वो 10 मिनट में आप हमें बता दीजिएगा, हम सुन लेंगे वीडियो में। तो आपकी जो भी राय है वो आप हमें दे दीजिएगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें से कुछ भी इफ़ और बट्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपको समझ आए तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा क्या रैशनल है वो भी मैं इस शेयर्स में आपको बता दूंगा। तो कुल मिला के इस कंपनी का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड। जो स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ये इस कंपनी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये जो कंपनी है ये वास्तव में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और इस कंपनी में सबसे खास बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो कंपनी है ये टाटा कम्युनिकेशन यानी कि जो पुराना VSNL था हमारा, VSNL से निकली हुई कंपनी है। यानी कि VSNL जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है उसको जो है सरकार ने टाटा कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया था, और उसके साथ एक एग्रीमेंट था कि जो भी लैंड पार्सल्स हैं जो भी यूज़ में नहीं होंगे बिजनेस पर्पजेज़ में, वो लैंड पार्सल जो है एक स्पेशल कंपनी में जो है आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। एक SPV बनाई, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, और बाद में जो है वो उसके अंदर स्पिन ऑफ कर दिया, यानी कि वो कंपनी डीमर्ज होकर आ गई, और उस कंपनी का नाम है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड। अब ये कंपनी भारत सरकार के पास है। तो जो भी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम थी तो उसके अकॉर्डिंगली जो शेयर होल्डर्स को मिले, जो भी VSNL के साथ जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये जो एग्रीमेंट है, जो VSNL तो मैं नहीं बोलूँगा, टाटा कम्युनिकेशन ही बोलूँगा। तो टाटा कम्युनिकेशन ने ये कंपनी डीमर्ज करके जो है भारत सरकार को दे दी। अब इस कंपनी के अंदर भारत सरकार ने जो अपने IAS ऑफिसर हैं उनको जो है अपॉइंट कर रखा है जनरली इसकी मैनेजमेंट के अंदर। तो श्रीमती D थारा जी जो है वो वास्तव में एक IAS हैं, और वो यहाँ पर जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, जो इस कंपनी को अब देख रेख करती हैं, यानी कि मुख्य जो करता है वो यही है अभी। हालांकि और पूरी डायरेक्टरशिप है कंपनी के अंदर। हेमिस्फीयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, और ये 17th एनुअल रिपोर्ट से जो है मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। अब ये कंपनी के पास है क्या चीज़, ऐसा खास क्या है? ये कंपनी जो है ना एक माला माल कंपनी है। ज़मीन की ज़मीन जो है इसके पास पड़ी हुई है, और जो भी लैंड पार्सल्स हैं इनके पास वो ऐसी लोकेशंस के ऊपर हैं। कुछ लोकेशन तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप मतलब ये कहेंगे कि यार ऐसी ज़मीन अगर इस कंपनी के पास है तो ये शेयर हमें ले लेना चाहिए। दिल्ली के सबसे पोश इलाकों के अंदर अगर हम कुछ इलाकों को अगर शुमार करें तो उसमें कनॉट प्लेस CP वाला एरिया है, साउथ एक्स है, ग्रेटर कैलाश है, कैलाश कॉलोनी है, लाजपत नगर है, रजौरी गार्डन है, प्रीत विहार है, ये बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि प्रीमियम लोकेशन है। लेकिन अगर मैं इन लोकेशंस में अगर नंबर 3 पर जगह दूँ CP साउथ एक्स के बाद, तो आपको कैलाश कॉलोनी या ग्रेटर कैलाश वाला एरिया ही मिलेगा। और वहाँ पर जो लैंड का प्राइस होगा, मतलब अगर आप स्क्वायर यार्ड की बात करें तो तकरीबन जो है हमारा पास जो एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंगली कम से कम जो है स्क्वायर यार्ड जो है 3 लाख मिनिमम से लेके 7 से 8 लाख स्क्वायर यार्ड का जो है रेट है, और इनके पास है 69.46 एकड़ ज़मीन। तो ये जो ज़मीन है आप इस ज़मीन की कीमत लगा लीजिएगा कि ये क्या बनेगी। ये एकड़ के अंदर ज़मीन है, तो 1 एकड़ ही जो है आप मान के चलिएगा कि अगर मिनिमम रेट पर भी देखेंगे तो 100 करोड़ से ऊपर का जो है एक मामला है। तो करीबन ये जो लैंड बैंक है ये ही कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बहुत ऊपर है। तो कुल मिलाकर ये जो एरिया है ये इनके पास बेहतरीन एरिया है। फिर दिल्ली के अंदर दूसरा जो है फार्म हाउस के लिए जो मेन जगह मानी जाती है दिल्ली के अंदर छतरपुर, तो छतरपुर में इनके पास 58 एकड़ जगह है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि ग्रेटर कैलाश की जो जगह है वो 1 नंबर पर है। देखिएगा ये ग्रेटर कैलाश की जो जगह है 69 एकड़, और ये छतरपुर की जगह 58 एकड़। दोनों का एरिया आपको मोर और लेस ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, केवल 11 एकड़ का फ़र्क आ रहा है। लेकिन इस ज़मीन की कीमत से ग्रेटर कैलाश की ज़मीन की कीमत 3 करोड़ रुपए, और जबकि छतरपुर भी साउथ दिल्ली के अंदर एक बहुत बेहतरीन लोकेशन है।
देखिएगा, ये तो मैं कहूँगा कि ग्रेटर कैलाश या कैलाश कॉलोनी वाला जो एरिया है, ये एक नंबर आप मान सकते हैं कि जो प्रीमियम लोकेशंस हैं दिल्ली की, उनके अंदर ये शुमार है। और यहाँ पर जो है बहुत जो है वेल नोन बिजनेसमैन जो हैं, इवन जो निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं वो भी जो है वहाँ पर काफ़ी रहते हैं। और इसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं, एमएनसीज के जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट्स के जो लोग हैं, वो सब ऐसे लोकेशंस के अंदर रहते हैं। और छतरपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कि बहुत बड़े बिजनेस जो हाउसेज हैं उनके फार्म हाउसेज हैं। आपने पीछे भी पढ़ा हुआ, एक लिकर किंग जो थे, उनकी जब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनका भी जो फार्म हाउस था वो छतरपुर में था। तो कुल मिलाकर छतरपुर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर कि दिल्ली के अंदर जितनी आलीशान शादियाँ होती हैं वो एरिया जो है छतरपुर का है, जहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन है ये भी। इसके अलावा देखिएगा, इनके पास जो लोकेशन है पुणे, और वेस्टर्न रीजन के अंदर पुणे जो है एक ऐसा ग्रोइंग रीजन है आज की डेट में, जहाँ पर कि रियल एस्टेट के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर इनके पास सबसे बड़ा लैंड पार्सल है 524 एकड़्स। इसके बाद देखिएगा, आईटी हब की बात करें तो, या डेटा सेंटर की बात करें तो चेन्नई एक बहुत ही फेवरेबल लोकेशन है। वहाँ पर इनके पास है 53 एकड़ ज़मीन। इसके बाद कोलकाता जो है, यानी कि कलकत्ता जिसे हम बोलते थे, तो कोलकाता के अंदर भी जो है इनके पास 35.19 एकड़ ज़मीन। अब इस सारी ज़मीन की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो, हालांकि ग्रेटर कैलाश की जो जगह है वो इन सभी लैंड पार्सल में शायद सबसे महंगी है। उसके बाद आपको चेन्नई की भी अच्छा रेट है, छतरपुर वाली का भी अच्छा रेट है। पुणे के पास जगह इतनी है, 70% लगभग पुणे के अंदर ये ओन करते हैं। कोलकाता के अंदर 35.19। तो अगर आप इस पूरी लैंड की वैल्यूशन नहीं निकालेंगे कुल मिलाकर, तो मैं तो कहता हूँ कि ग्रेटर कैलाश की अगर सही तरीके से डेटा सेंटर अगर कंपनी प्लान कर रही है कि डेटा सेंटर्स बनाए या जो है कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उसको रेंट पे करें या जो है बेचें, तो वो सब देखिएगा मिनिस्ट्री ने करना है। तो बात ये है कि सरकारी कंपनी है तो ये सब कुछ मिनिस्ट्री के हाथ में। तो मिनिस्ट्री के हाथ में आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है बेहतरीन जो प्रॉपर्टीज इस कंपनी के पास है। तो अब ये कंपनी करीबन 4000 करोड़ से भी कम की मार्केट कैप के ऊपर उपलब्ध है। तो अब ये कंपनी की अगर पूरी लैंड बैंक लगा लो आप, तो कहाँ लैंड बैंक होगी? मैं अगर इसको मोटा मोटा मतलब रफली भी अगर अंडर वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर इसको लगाऊं, तो तकरीबन इस पूरे लैंड बैंक की कीमत, जो लैंड बैंक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट करने से पहले तकरीबन 30,000 करोड़ कम से कम होगी। और अगर आप इसकी फेयर वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे तो आपको 50,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन मिल सकती है। और इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में थोड़े से भी लिटिगेशंस हैं, तो उनको अगर आप नज़रअंदाज ना करें और उसको भी अगर डिस्काउंट कर दें कि कुछ में अगर कहीं पर कोई कंपनसेशन या सेटलमेंट होगी, तो फिर भी आप मिनिमम टू मिनिमम जो है 30,000 करोड़ रुपए इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लगा सकते हैं। आप वैल्यूशन मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी की 30,000 करोड़, कंपनी ने करीबन 700 करोड़ रुपए जो मिनिस्ट्री ने इनको अप्रूव कर रखे हैं प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के ऊपर। तो 700 करोड़ रुपए जिसकी रजिस्ट्री में पैसा खर्च हो रहा हो, अगर 5 to 6% भी आप लगाएं, और वो भी एक सर्कल रेट पर होगा, ये तो है नहीं प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू, वहाँ पर सर्कल रेट होगा। तो जो बाजार भाव होता है जनरली सर्कल रेट से ज़्यादा होता है। तो अगर उन वैल्यूएशंस के हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन पता चल जाएगी कि अगर 700 करोड़ रुपए अगर कंपनी खर्च कर रही है। तो छतरपुर में कहाँ पे है लोकेशन इनके पास, तो देखिएगा 50 एकड़ ज़मीन है इनके पास, और इन्होंने उस पर कोई एक्रोचमेंट नहीं है, किसी का कोई कब्जा नहीं है, कोई उसके ऊपर लिटिगेशन जो है नहीं है, और वो कंपनी के पास देयर इज़ नो ऑन गोइंग लिटिगेशन। सो यानी कि कोई कानूनी मामला भी नहीं है, कंपनी के कब्जे में है, कंपनी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड छोड़ रखे हैं, तो फ्री है ये लैंड। और ये लैंड की लोकेशंस है, एंट्री गेट है छतरपुर का, और बाउंड्री कंस्ट्रक्शंस हैं, तो कुल थोड़ा बहुत काम भी हो रखा है। ये है ग्रेटर कैलाश। तो देखिएगा जी, ग्रेटर कैलाश में तो जगह मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पर कंपनी के पास है 70 एकड़ जगह, और 70 एकड़ आपको मैं सीधी सी बात बताऊँ कि ये 70 एकड़ जगह बहुत बड़ी कीमत है। अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको 100 करोड़ रुपए भी वैल्यू हो सकती है 1 एकड़ जमीन की। अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी लगाएंगे तो 50 करोड़ रुपए तो बहुत मामूली सी बात है। तो आप इस जगह की कीमत लगा लीजिएगा कि ग्रेटर कैलाश की क्या वैल्यू है। तो ये जो लैंड पार्सल है, और मैंने आपको 100 करोड़ रुपए भी मिनिमम बताया है, अगर आप इसको और भी आगे कैलकुलेट कराएंगे वैल्यूअर से तो शायद वैल्यूएशन और भी हो सकती है, पर वैल्यूएशन पर मैं ज़्यादा जो है आपके साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैटर है कि किस लोकेशन में फिर किस तरीके से डेवलप होती है प्रॉपर्टीज़। तीसरी है पुणे के अंदर। तो पुणे में 70% एरिया इनके पास है।
दिगाची, कालस, भोखल, भोसारी, ये जो गांव है ये पड़ते हैं इनके पास, क्योंकि लैंड 70% लैंड इनके पास यही है। तो ये जो रीज़न है, यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि करीबन 1 एकड़ ज़मीन कम से कम 2 से 10 करोड़ रुपए के बीच में होगी, क्योंकि पुणे के अंदर भी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी काफ़ी अच्छे प्राइस हैं। जब मैं सर्वे कर रहा था तो वहाँ पर भी 3 BHK भी जो देखिएगा 80 से 90 लाख रुपीज़ जो है नॉर्मल केस के अंदर मिल रहा है। तो वहाँ पे आप लैंड बैंक की वैल्यू लगा लीजिएगा। तो हालांकि Tier 2 सिटी है, तो Tier 2 सिटी के अंदर भी बहुत बेहतरीन लोकेशन जो है पुणे के अंदर, और NH जो है 4, NH50 और NH9 से जो है कनेक्टेड रोड जो है इनके पास है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन कुछ लिटिगेशंस हैं इनके पास, कुछ लिटिगेशंस हैं, नहीं कुछ कोर्ट में मामले चल रहे हैं। तो पुणे के बाद अगर हम बात करें कोलकाता की जमीन, तो कोलकाता देखिएगा टाटा कम्युनिकेशन का बोर्ड भी लगा हुआ है, नेताजी सैटेलाइट अर्थ, हलीसहार। तो ये जगह है जहाँ पर हलीसहार जो है 35 एकड़ ज़मीन है। तो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं है लैंड की, बट फिर भी हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको कमर्शियलाइज अगर आप यूज़ करेंगे तो कम से कम 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तो शायद लैंड की वैल्यू होगी कम से कम। और आप जो लोग रहते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स से मुझे बता दीजिएगा। चेन्नई में 53 एकड़ ज़मीन है इनके पास, और ये लैंड है पदियानल्लूर जगह जो है पदियानल्लूर के पास है। तो ये जगह अभी आप देखिएगा डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए बना सकते हैं। तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर लैंड हो, तो मैं इसकी वैल्यू जो है आपको नहीं शेयर कर पाऊंगा। बट कुल मिलाकर कंपनी ने जो है रजिस्ट्री के लिए करीबन 700 करोड़ रुपए के आसपास जो है सरकार ने इनको अप्रूव कर रखे हैं। उसमें से करीबन 170 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने दे भी दिए। कंपनी अभी देखिएगा कुल मिलाकर 5 से 7 करोड़ रुपए का लॉस हर साल जो है लेगी, जब तक इसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। रीज़न ये है कि अब उसको प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, और जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो करने पड़ेंगे, और जो अभी म्यूटेशन वगैरह जो कराएंगे तो उसके खर्चे। तो तकरीबन जो है 739 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने जो है इनको अप्रूव किया रजिस्ट्री के लिए। तो आप समझ सकते हैं अगर 700 करोड़ रुपए रजिस्ट्री के लग रहे हैं, तो आप सर्कल रेट से ही अगर आप ज़मीन की कीमत निकालेंगे तो ये करीबन 15,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ तो सर्कल रेट पे ही आ जाएगी। और रियल मार्केट वैल्यू जो है मैंने जो अब आपको सब 30,000 करोड़ रुपए सब लिटिगेशन वगैरह निकाल के जो है निकाली है। तो अब यहाँ पे जो है ये कंपनी डीमर्जर की प्रोसेस से आई है। और देखिए इन्होंने भी कहा कि जो छतरपुर और जो ग्रेटर कैलाश के लैंड पार्सल है इनको इन्होंने म्यूटेशन की एप्लीकेशन लगा दी है। चेन्नई के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी इन्होंने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया। इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो फ्यूचर आउटलुक देखिएगा डेटा सेंटर बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। जो है एंटिसिपेट है इनके पास पाइपलाइन में जो है कि डेटा सेंटर्स, और डेटा सेंटर्स की बहुत डिमांड रहने वाली है। जिस तरीके से जो गवर्नमेंट की अप्रोच है डिजिटल इंडिया की, तो ये जो 2 सेंटर्स जो हैं इनके पास, जो दिल्ली वाला है उसमें डेटा सेंटर जो है सबसे ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा चेन्नई को भी जो है डेटा सेंटर के लिए प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो है DPIIT जो है जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उसके साथ जो है बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है इसमें जो भी मिनिस्ट्री अप्रोप्रिएट जगह लगाएगी लोकेशंस पे, जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल जिस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो है डेवलप करना चाहेगी, तो उस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अब इस शेयर में है क्या, अभी शेयर्स की वैल्यू 137 रुपये, और कंपनी पूरी मिल रही है 4,000 करोड़ रुपए में, 3919 करोड़। अब कम से कम ये 30,000 करोड़ की है, कम से कम 30,000 करोड़ की जमीन है। 1,000 करोड़ की बैलेंस शीट में डेट लगा लो तब भी 29,000 करोड़, कंपनी मिल रही है 4,000 करोड़ में। अब आप कहोगे सर ये तो फिर अब ये शेयर तो 1,300 रुपये का हो जाना चाहिए। देखिएगा बाजार भाव 1,300 होगा या नहीं होगा ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब जो फ्यूचर में डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी, जब ये कैश जनरेट करना शुरू करेगी, उस पर डिपेंड करता है। अभी इनके पास एक लैंड प्ले है जो है। पीटर लिंच जो है अपनी बुक के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी बुक में लिखा है कि जब आप एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं असेट्स प्ले, तो ये शेयर असेट्स प्ले है। और असेट्स प्ले में जब तक वो असेट्स मोनेटाइज नहीं होगी तब तक आपको शेयर्स को लेके बैठना पड़ेगा। और शेयर्स की जो प्राइस की वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो उसी समय होगी जब ऑन गोइंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ी से स्पीड पकड़ लें, और जब रेवेन्यू की सर्टेनिटी हो जाए, यानी कि रेवेन्यू प्राप्त होने की, प्रॉफिट होने की जब सर्टेनिटी जितनी नज़दीक आएगी उतने ही शेयर्स प्राइस में तेज़ी आएगी। तो ये हिस्टोरिकली जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो शेयर का प्राइस कब मूव करेगा, जब इनकी एक्टिविटीज़ इंप्रूव होंगी, जब यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे शेयर्स में सबसे खास बात क्या है, ऐसे शेयर में देखिएगा जी दिल जो है ना पत्थर का बनाना पड़ता है।
पत्थर का बनाने का मतलब समझ रहे हो कि इतना मजबूत दिल चाहिए कि हो सकता है कि ये शेयर 2 3 4 साल तक कुछ करे ही ना, आप इसको लेके बैठे रहें और कभी भी ये हो जाए कि किसी भी दिन ये शेयर चल जाए, किसी भी दिन अप्रूवल आ जाए, एक्टिविटी हो जाए, कहीं पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले ले, और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो कंपनी तो देखिएगा सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा भी देगी, वकील के पैसे भी देगी, जो बाकी लिटिगेशंस भी हो सकते हैं खाली ज़मीन के ऊपर, बाकी जो इश्यूज़ हैं स्टाफ की भी जो सैलरी है वो भी देनी पड़ेगी, और जो गवर्नमेंट से पैसा उधार लिया है उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली खर्चे हैं। और जिस दिन से आप रेवेन्यू जनरेट करने लग जाओगे तब से देखिएगा आप मान लो माला माल है, आपकी 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि डेटा सेंटर्स या बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आपको रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का मोनेटाइजेशन कैसे होगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे शेयर्स में जो लोग लेने में इंटरेस्टेड है मैं उनको बता दूं, वो बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये शेयर जब साल भर भी नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए, तो जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तो मेरे ख्याल से 80-90 रुपये के आसपास हुआ था। तो ये जो शेयर है इसमें आपको मिलेगा कुछ नहीं अभी, बस आपको जो है पत्थर का दिल रखना है। आप रोज रोज इसको नहीं देख सकते कि, और इसमें जब पैसे बनेंगे तो देखिएगा फिर ये मल्टीबैगर्स होगा। अब सरकार इसको किस तरीके से मोनेटाइज करेगी इस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर लॉटरी की टिकट है, ये तो पक्का है कि लॉटरी की टिकट लगनी है आपको, टिकट तो लगेगी, यानी कि जीत तो पक्की है, लेकिन उस जीत में 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, सरकार इसको किस तरीके से मोनेटाइज करेगी तो सरकार की कृपा पर निर्भर करता है, और किस तरीके से इसमें सब चीज़ें होती हैं, और जो गवर्नेंस है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कंपनी देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए करीबन 8 करोड़ का खर्चा इन्होंने मार्च में किया था, टैक्स हटा के, तो नेट, क्योंकि टैक्स को ये वापस रिकवर कर लेंगे, तो जो डेफर टैक्स में है वो एडजस्टमेंट कर दी गई है, तो कुल मिला के 6 करोड़ का लॉस दे रहे हैं, लेकिन वो है 8 करोड़ का है, बाकी सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा आगे चल के, इसलिए 6 करोड़ दिखा रहे हैं। जून क्वार्टर में भी करीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया, सितंबर में भी 5 करोड़ रुपए, तो कुल मिलाकर कंपनी देखिए 10-15 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी और इन पूरी प्रोसेस में। और जिस दिन प्रॉपर्टी डेवलप होनी शुरू हो गई, बिल्डर से हाथ मिला लिया, काम शुरू हो गया, तो उस दिन से देखिएगा फिर इसमें थोड़ी सी तेजी आ जाएगी, शेयर 150-200 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। फिर जब बिल्डिंगें बनने शुरू हो जाएंगी, एक प्रॉपर्टी तैयार होगी तो हो सकता है 200-225 रुपये हो जाए, तो एक प्रॉपर्टी से किराया आना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है 250-300 रुपये हो जाए, फिर दूसरी प्रॉपर्टी तैयार होनी शुरू होगी तो हो सकता है 300-325 हो जाए, और जिस दिन सारी प्रॉपर्टी तैयार होके और सबसे कैश फ्लो आने लग गया और सरकार को भी डिविडेंड देने लग गई ये कंपनी, भाई साहब उस दिन तो हो सकता है कि शेयर 5,000 का भी हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी जिस तरीके की है और कैश फ्लो जिस तरीके से जनरेट होगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ करती है। मैं तो खाली लैंड की वैल्यू बता रहा हूँ, अगर लैंड के अंदर एक वैल्यू एडिशन होता है तो फिर वैल्यू कुछ और होती है। जो हम तो बिल्कुल मरे से मरी कीमत 30,000 करोड़ लगा रहे हैं, फेयर वैल्यू भी जाओगे तो 50-60 हज़ार करोड़ पर, फिर उस पर अगर मोनेटाइजेशन हो गई तो वो तो एक बहुत बड़ी, मतलब जितनी रियल एस्टेट कंपनीज के पास, डेट फ्री रियल एस्टेट कंपनीज के पास भी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ आप समझ सकते हैं, और इतनी प्रॉपर्टी है कि भाई साहब शहर का शहर बसाया जा सकता है, और पुणे के अंदर तो इतनी जगह है कि एक पूरी टाउनशिप जो है आप बसा सकते हैं जितने एकड़ जगह। तो कुल मिलाकर ये जो है मामला एक्टिविटीज़ के ऊपर है, और इसमें इन सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपकी किस्मत, आपका जो जिगर है वो कितना मजबूत है, उन सब के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर बहुत ज़बरदस्त पेशेंस है, पैसा रखा हुआ है और आप रोज़ रोज़ शेयर बाज़ार में दिमाग नहीं लगा सकते, तो देखिएगा इस तरीके के शेयर्स में आपकी लॉटरी लग सकती है, और लॉटरी लगने में समय कितना लगेगा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ भारत सरकार की जो है ये समझ लीजिएगा मेहरबानी पर निर्भर करता है कि किस तरीके से ये एसेट्स मोनेटाइज होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने सवाल पूछा था, ये जो बाकी जो व्यूअर्स हैं वो सब इस भावना को समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस तरीके की कंपनीज को वैल्यू किया जाता है। और असेट्स प्ले के अंदर मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी शेयर की, और जिस दिन सारी वैल्यू निकल कर आ गई, मोनेटाइज हो गई, भाई साहब उस दिन आप 2,000-5,000 कुछ भी शेयर की कीमत हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ इस लैंड के ऊपर होती है। लैंड सारी भाई सब प्राइम लोकेशन के ऊपर है। दिल्ली की मैं रहता हूँ तो दिल्ली का तो मुझे पता है कि ग्रेटर कैलाश वाली 1 नंबर जगह है,
ठीक है जी, छतरपुर वाली 2 नंबर लगा लो। लेकिन छतरपुर भी एक A1 जगह है, आपको बता दूं, महरौली के पास है, जो कुतुब मीनार जो लोग जाते हैं देखने के लिए। तो और यहाँ पे एक जो है माता का बहुत बढ़िया मंदिर भी जो है बनाया हुआ है, कात्यायनी माता जी का। और भैया छतरपुर के अंदर फार्म हाउस की जो है जगह है। और फिर ये कनेक्टेड भी है, ये जो रोड छतरपुर वाला है, ये फरीदाबाद वाले जो रोड है, जिसको पहाड़ी वाला रोड बोलते हैं, वहाँ से भी कनेक्टेड है। डेरा गांव वगैरह जो है वो पड़ते हैं। और फिर इधर साउथ दिल्ली के साथ भी जो है इसका पूरा कनेक्टेड है रोड से। तो छतरपुर से साकेत की दूरी भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो कुल मिला के दोनों प्रॉपर्टी साउथ दिल्ली के अंदर है। पुणे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, चेन्नई की भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, कोलकाता की भी नहीं पता, बट दिल्ली की दोनों लोकेशन मुझे पता है कि प्राइम लोकेशन पे है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। और इस तरीके की वीडियो देखने में जो है कभी कभी शेयर्स की रिकमेंडेशन नहीं होती, या शेयर के बारे में हम कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरीके से की नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगती हैं जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपके कमेंट्स जो है स्वागत योग्य हैं। आपको क्या इस तरीके की वीडियो पसंद है, पसंद आई तो जरूर से जरूर लाइक भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।